हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, इल्तुतमिश और इक्ता व्यवस्था। तो आज हम इक्ता व्यवस्था पर बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर, और आप लोगों को ये जब समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका यूपीएससी या स्टेट पीएससी में आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है। तो इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक। इसने दिल्ली को राजधानी बनाया जब भारत में तुर्क लोग आए और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने लाहौर से शासन किया था। लेकिन जब इल्तुतमिश शासक बना तो इसने लाहौर से राजधानी दिल्ली शिफ्ट की थी और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे माना गया। तो क्यों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना गया, ये आपको समझ में आ जाएगा जैसे ही हम इक्ता व्यवस्था को डिटेल में बताएंगे। तो देखिए, जब इसने एक सल्तनत स्थापित की भारत में, इसको हम अगर मानचित्र से देखें तो कुछ इस तरीके से, जो उत्तर भारत है यहाँ पर, तो इसने एक सल्तनत यहाँ पर स्थापित की और दिल्ली को बनाया इसने राजधानी। ठीक है। तो एक सल्तनत यानी एक साम्राज्य की क्या आवश्यकता होती है, पहले तो वो आप समझो। तो किसी सल्तनत या कोई जो साम्राज्य होता है उसकी क्या जरूरतें होती हैं। तो पहली बात तो उसमें मतलब कोई भी साम्राज्य हो, चाहे आज की भी बात कर ले और या उस समय, तो सेना को बहुत ज़्यादा महत्व था, आज भी है। तो सबसे पहले सेना चाहिए सुरक्षा के लिए, और दूसरा वहाँ का प्रशासन। ठीक है, प्रशासन जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, है ना, कानून व्यवस्था, यानी कानून व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। और इसको चलाने के लिए, है ना, सेना और प्रशासन को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा भी चाहिए, यानी इनकम यानी रेवेन्यू अर्थात राजस्व चाहिए। ठीक है, यदि ये तीन चीजें होंगी तो एक साम्राज्य शक्तिशाली साम्राज्य हो जाएगा। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, कोशिश किया दिल्ली सल्तनत में इन चीजों को मेंटेन करने का। और इल्तुतमिश इन चीजों को मेंटेन करने के लिए इक्ता प्रणाली का सहारा लेता है, इक्ता व्यवस्था का सहारा लेता है। ऐसा नहीं कि पहली बार भारत में इक्ता प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने ही शुरू की, उसके पहले भी थी। खुद इल्तुतमिश एक इक्तादार हुआ करता था सुल्तान बनने से पहले। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, इक्ता प्रणाली को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दिल्ली सल्तनत पे लागू किया और उस इक्ता प्रणाली के माध्यम से उसने सेना, प्रशासन, कानून व्यवस्था, राजस्व जैसी आवश्यकताओं को पूरा किया। किसके माध्यम से, इक्ता प्रणाली के माध्यम से। इसलिए इक्ता प्रणाली दिल्ली सल्तनत के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है और इसका जो संबंध है वो इल्तुतमिश के साथ ज्यादातर जोड़कर देखा जाता है। तो इल्तुतमिश ने ये सेना, प्रशासन, कानून व्यवस्था, राजस्व सब कुछ मेंटेन कर लिया, इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर माना जाता है। तो चलिए हम लोग पहले इक्ता प्रणाली पर अब डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इतनी तो बात आपको समझ में आ गई कि इल्तुतमिश को इसकी जरूरत क्यों थी। अच्छा, दूसरा एक चीज और पहले हम आपको समझा देते हैं। इल्तुतमिश जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है तो उसके पास कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है, देखिए, रिसोर्सेज कम है। अभी उसने नई नई सल्तनत की स्थापना की थी तो रिसोर्सेज अभी उतने नहीं है, तो वो सीधे सेना नहीं रख सकता है। ठीक है, प्रशासन को मेंटेन करने के लिए भी पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, वो भी नहीं है। तो वो कम संसाधनों में इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है,
वो इसकी एक बहुत बड़ी बात है। और इन सबके लिए वो एक ही चीज को फॉलो करता है जिसे हम कहते हैं एकता प्रणाली, यानी एक तीर से कई निशाने वो लगा देता है। एकता व्यवस्था से वो सेना भी मेंटेन कर लेता है, रेवेन्यू की भी जुगाड़ कर लेता है और प्रशासन भी मेंटेन कर लेता है। कैसे करता है आइए समझते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग एकता के बारे में जानेंगे है क्या। तो एक्चुअल में ये जो एकता है ना, एकता का मतलब होता है भूमि। क्या मतलब होता है? भूमि। ठीक है, तो एकता का मतलब हो गया भूमि, यानी भूमि का एक टुकड़ा। इसको हम भूमि का टुकड़ा कह सकते हैं, भूखंड, भूमि का टुकड़ा। तो एकता के माध्यम से होता क्या है, जब कोई साम्राज्य स्थापित होता है तो उसके जो दूरस्थ क्षेत्र होते हैं, ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लो ये दिल्ली है, ठीक है, इसकी राजधानी, और मान लो इतनी बड़ी इसकी सल्तनत है, तो दिल्ली में यहाँ पर बैठा है इल्तुतमिश, और दिल्ली से कुछ दूर यहाँ पर ये उसके छोटे छोटे क्षेत्र हैं। तो इसने क्या किया, ये दूरस्थ क्षेत्र है, ये इस तरीके से, ये जो दिल्ली से कुछ दूर के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, तो इन पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए, तो ये एकता प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। तो एकता एक ऐसी व्यवस्था होती है जो दूरस्थ क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तो इल्तुतमिश को अपने इन दूरस्थ प्रदेशों पर नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता हुई, तो इसने इस एकता प्रणाली का सहारा लिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब एकता प्रणाली के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, किस स्रोत से जानकारी मिलती है एकता प्रणाली के बारे में? तो एक स्रोत है जिसका नाम है सियासतनामा। सियासतनामा, ये आपका एक फैक्ट भी हुआ, ये प्रीलिम का क्वेश्चन भी बन गया कि किस स्रोत से एकता प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो है सियासतनामा। सियासतनामा में एकता प्रणाली का उल्लेख किया गया और इसमें 2 प्रकार की एकता के बारे में बताया गया है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की एकता। एक होती है प्रशासनिक एकता, प्रशासनिक एकता, और दूसरी है अनुदानित एकता। अनुदानित एकता, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम समझेंगे। और इस एकता प्रणाली के माध्यम से दिल्ली सल्तनत की जितनी भी आवश्यकताएं थी या जो भी चैलेंजेस थे इल्तुतमिश के सामने, उसको वो कैसे पूरा करता है एकता प्रणाली के माध्यम से, इसको यहाँ पर हम समझते हैं। तो सियासतनामा में जिक्र किया गया है 2 प्रकार की एकता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशासनिक एकता की। आइए समझते हैं प्रशासनिक एकता क्या होती है और फिर अनुदानित एकता क्या होती है, इनको भी हम लोग जानेंगे। तो प्रशासनिक एकता, जैसे आप देखिएगा इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, तो जो प्रशासनिक एकता है इसका सहारा लिया। प्रशासनिक एकता, इसका इसने सहारा लिया। इसमें होता क्या था, दूरस्थ प्रदेशों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए शक्तिशाली तुर्की सरदार, जो उसके तुर्की सरदार थे, इन तुर्की सरदारों को भूमि का टुकड़ा प्रदान किया। तुर्की सरदारों को भूमि का टुकड़ा प्रदान किया। जैसे आप समझते हैं, इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे ये दिल्ली है और यहाँ ये क्षेत्र हो गए दिल्ली राजधानी से दूर वाले क्षेत्र। तो ये वाला क्षेत्र जैसे है, ये किनको दे दिया? शक्तिशाली तुर्की सरदारों को, ठीक है। और इनको दायित्व क्या दिए, ठीक है, तुर्की सरदारों को इसके बदले में करना क्या था? जो ये क्षेत्र दिया जिसको हम बोलते हैं एकता, और जिन सरदारों को ये क्षेत्र दिया उनको कहते हैं एकतादार, एकता को धारण करने वाला। इन एकतादारों को, इन सरदारों को मुक्ति भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो शब्दावली है, उस पर आप थोड़ा सा गौर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब इल्तुतमिश ने
शक्तिशाली तुर्की सरदारों को इन दूरस्थ प्रदेशों को किसे दे दिया? तुर्की सरदारों को। क्यों? क्योंकि इन दूरस्थ प्रदेशों पर नियंत्रण स्थापित करना है। फिर इन इक्तादारों को करना क्या होता था? इक्तादारों की जिम्मेदारी क्या होती थी? आइए इसको देखते हैं। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, इक्तादारों के दायित्व, इक्तादारों के दायित्व क्या था? पहला, जैसे जो क्षेत्र इन्होंने दे दिया उनको, ठीक है, वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, यानी कानून व्यवस्था स्थापित करना, कानून व्यवस्था स्थापित करना, ये दायित्व था। ठीक है, कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए सेना चाहिए, तो इनको सेना रखनी होती थी, सेना रखनी होती थी। ठीक है, और उस अपने इक्ता से रेवेन्यू वसूल करना होता था, भू राजस्व वसूल करना होता था, वसूल करना होता था। ठीक है, और नए क्षेत्रों पर विजय भी करना होता था, विजय करना, और अपनी इक्ता का विकास करना, यानी अपने क्षेत्र का विकास करना। यानी इन इक्तादारों को अर्थात तुर्की सरदारों को कुछ स्वायत्त अधिकार दे दिए, है ना, कुछ स्वायत्त अधिकार दे दिए, दायित्व दे दिए। मतलब जैसे आगे हम पढ़ेंगे जब और भी प्रशासन विकसित हो जाएगा, तो जो सूबा होता था, सूबे में जो सूबेदार नियुक्त किए जाते थे, उनको भी कुछ इसी तरीके के अधिकार दिए जाते थे, तो इनको ये दायित्व दे दिए जाते थे। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने क्या किया? इक्तादारों को ये दायित्व सौंप दिए। अब हो क्या, इनका खर्चे कैसे चलेगा? ठीक है, ये सब मेंटेन करने के लिए पैसा कहां से आएगा? तो ये रेवेन्यू वहां से इक्ता से वसूला जाएगा ना। तो होता क्या था, इल्तुतमिश ने कहा कि ये सब आप काम करोगे, और जो रेवेन्यू आप वसूलोगे उससे जो इनकम होगी, उस इनकम से अपना खर्च, अपना व्यक्तिगत खर्च, सेना का खर्च, जो भी मतलब यहाँ पर खर्च हो रहा है, वो सब निकालने के बाद जो शेष बचेगा, जिसको हम कहते हैं फवाजिल, ये टर्म याद रखिएगा, क्या कहते हैं? फवाजिल। जो शेष बचा, मतलब जो रेवेन्यू वसूलने से इनकम हुई उस इक्ता से, तो इक्तादार अपने खर्चे निकाल लेगा, यानी अपनी सैलरी निकाल लेगा, सेना को जो पैसा देना होता तो वो निकाल लेगा, जो बचेगा वो कहते हैं फवाजिल। और इस फवाजिल को केंद्रीय खजाने में जमा करना था, केंद्रीय खजाने में जमा करना था। इतनी बात समझ में आ गई? तो इससे हुआ क्या, इसका प्रभाव क्या पड़ा, समझना ध्यान से, इसका परिणाम क्या हुआ। देखो यहां पर मैं एक चित्र बनाता हूं, जैसे ये दिल्ली, ठीक है, ये है दिल्ली राजधानी, और ये है इक्ता, ये क्या है? ये है इक्ता। तो इस इक्ता से जो फवाजिल बचा है ना, जो फवाजिल, वो कहाँ जमा किया गया? केंद्रीय खजाने में। तो अर्थात दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान है अर्थात इल्तुतमिश, उसकी इनकम शुरू हो गई, इनकम शुरू हो गई, राजस्व मिलने लगा। ठीक है, सेना का निर्माण हो गया, हालांकि भले ही वो इक्तादार ही अपने पास सेना रख रहे हैं, लेकिन सुल्तान इस सेना का प्रयोग करता है, जब कभी उसको जरूरत पड़ती है तो इक्तादारों की सेना की वो मदद लेता है। तो देखिए भू राजस्व मिलने लगा, ठीक है, केंद्र की इनकम शुरू हो गई, सेना की जो समस्या थी वो खत्म हो गई। ठीक है, हर इक्ता में लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है वो भी अपने आप मेंटेन होने लगा। इन हर इक्ताओं में लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन कर रहा है? इक्तादार। कानून व्यवस्था मेंटेन हो रही है, ठीक है, रेवेन्यू वसूली भी हो रही है, ठीक, और इन सभी का विकास भी हो रहा है। तो दिल्ली सल्तनत की इक्ताओं का विकास होने लगा, अर्थात पूरी दिल्ली सल्तनत का विकास शुरू हो गया। तो इक्ता प्रणाली के माध्यम से इल्तुतमिश ने क्या क्या किया? रेवेन्यू मिलने लगा इल्तुतमिश को, हर एक इक्ताओं से रेवेन्यू वसूला जाने लगा और फवाजिल के रूप में केंद्र को दिया जाने लगा। सेना हो गई,
ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो गया। अर्थात एकता प्रणाली के माध्यम से जितनी भी दिल्ली सल्तनत की आवश्यकताएं थी उनको इसने पूरा किया। इसीलिए ना इसको दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहते हैं। तो एकता प्रणाली एक है और काम अनेक हो रहे हैं। क्या इसके लिए इल्तुतमिश को राजकोष पर कोई एक्स्ट्रा बोझ डालना पड़ा? नहीं। ये सारी सेवाएं लेने के बदले में इल्तुतमिश को एक भी पैसा केंद्रीय खजाने से देना नहीं पड़ रहा है। उल्टा केंद्रीय खजाने की अर्थात केंद्र की इनकम इससे शुरू हो गई। ये आप उसके दिमाग लगाया। इससे आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से लिमिटेड संसाधनों के माध्यम से इल्तुतमिश ने सल्तनत की हर आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया। इसीलिए इसको कहते हैं रियल फाउंडर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब याद रखिएगा कि जो इक्तादार होता था ये आनुवांशिक नहीं होता था। ये आनुवांशिक नहीं होता था। ऐसा नहीं कि जिसके पिताजी इक्तादार है तो उनका बेटा भी इक्तादार हो जाएगा, ऐसा नहीं था। ठीक है। अब एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर ये जो शक्तिशाली तुर्की सरदार हैं जिनको इक्तादार बनाया गया है, वो तो उसके पास सेना भी है, उसके पास पैसा भी है, सब कुछ है, तो वो विद्रोह कर सकता है सुल्तान के खिलाफ? हाँ बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई कमजोर शासक होगा तो फिर ये विद्रोह, ये बगावत कर सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र में कोई मजबूत शासक बैठा हुआ है तो फिर इक्तादारों की कोई हिम्मत ऐसी नहीं होगी। तो समय समय पर जैसे जैसे और सुल्तान आए उन्होंने इक्तादारी प्रणाली में थोड़े थोड़े बदलाव भी किए। ठीक है। वैसे इल्तुतमिश ने इनको आनुवांशिक नहीं रहने दिया, इनको ट्रांसफर करने का भी प्रावधान था। जैसे एक इक्तादार को कुछ दिन के लिए यहाँ रखा, कुछ दिन बाद यहाँ से हटा के दूसरी जगह अपॉइंट किया जा सकता था, यानी उनका ट्रांसफर यानी स्थानांतरण भी किया जा सकता था। ठीक है। फिर आगे चलकर जब बलबन आएगा, ठीक है, अगला जो दिल्ली सल्तनत आगे देखेंगे, जब बलबन आएगा तो बलबन क्या करेगा, इक्तादारों को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, इनको चेक बैलेंस करने के लिए एक ख्वाजा नाम के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। कौन? बलबन। ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? बलबन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका ये प्रीलिम में। तो बलबन ने इक्तादारी व्यवस्था में क्या बदलाव किए? इक्तादारी व्यवस्था में इक्तादारों को कंट्रोल करने के लिए यदि कोई भ्रष्टाचार न हो जिसके लिए ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। फिर जब गयासुद्दीन तुगलक आया, तुगलक डायनेस्टी में गयासुद्दीन तुगलक, तो उसने क्या किया, इक्तादारी में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, जैसे कुछ इक्तादार होते हैं दिमाग लगा लेते हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये खर्चा ज़्यादा हो जा रहा है, सेना पे खर्चा ज़्यादा हो जा रहा है, तो रेवेन्यू बच नहीं रहा है, यानी फवाजिल कम हो रहा है। तो उसने कहा कि तुम्हारे व्यक्तिगत खर्चे कितने हैं और सेना के खर्च कितने हैं, यानी प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कितने खर्चे, उनको अलग अलग उनका ब्यौरा तैयार करो। तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने ये काम किया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक जब आता है तो उसने इक्तादारी व्यवस्था में जान तो एक बदलाव किया। क्या बदलाव किया, ध्यान से समझना। इल्तुतमिश ने क्या किया था कि इक्तादार यहाँ से रेवेन्यू वसूलता था अपनी इक्ता से, और अपना वेतन, सेना का वेतन निकाल के, यानी जो खर्चे थे वो निकाल के, जो बचता था फवाजिल वो केंद्र को जमा कर देता था। ठीक है। लेकिन बलबन ने क्या कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कहा कि तुम जो भी रेवेन्यू वसूलते हो उसमें अपना खर्चा तो निकाल लो, बाकी सब केंद्र में जमा कर दो, सेना का वेतन केंद्र से दिया जाएगा, तुम वेतन नहीं दोगे, केंद्र से वेतन दिया जाएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में वेतन दिया तो इसी रेवेन्यू से जाता था जो इक्ता से आता था, लेकिन पहले वो केंद्र में जमा किया जाता था और केंद्र से वेतन दिया जाता था। तो सेना को वेतन कहां से मिलने लगा? केंद्र से मिलने लगा। तो सेना भले ही इक्तादार के पास है, लेकिन उसको सैलरी कहां से मिलने लगी? केंद्र से मिलने लगी। इसका मतलब है कि सेना किसके प्रति सहानुभूति रखेगी? केंद्र के प्रति सहानुभूति रखेगी। तो इस तरीके से समय आने पर इक्ता प्रणाली में कुछ बदलाव किए गए। तो इक्ता प्रणाली से दिल्ली सल्तनत की आमदनी शुरू हो गई। ठीक है। कौन सी इक्ता? प्रशासनिक इक्ता से। अब हम यहाँ पर जो दूसरी इक्ता है सियासतनामा में, जो दूसरी इक्ता बताई गई है जिसको हम कहते हैं अनुदानित इक्ता। तो दूसरी इक्ता देख लेते हैं इसके बारे में, अनुदानित इक्ता। याद रखिएगा,
अनुदानित एकता से सरकार को कोई आमदनी नहीं होती थी, ठीक है। तो जो अनुदानित इक्तादार होता था सॉरी, जो अनुदानित इक्तादार होता था उसके कोई दायित्व नहीं थे, उसके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, ठीक है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है तो इनसे कोई इनकम लेने का हक भी केंद्र नहीं रखता है, ठीक है। तो होता क्या था, जो खालिसा भूमि होती थी, खालिसा भूमि ये केंद्र की भूमि होती थी, यानी खालसा भूमि से जो भी इनकम होती थी सीधे केंद्रीय खजाने में जाता था, मतलब, ठीक है। तो खालसा भूमि केंद्र की भूमि थी। जैसे हम अगर प्राचीन भारत में पढ़े तो सीता भूमि, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर खालसा भूमि होती थी। तो खालसा भूमि से अनुदानित एकता प्रदान की जाती थी, अनुदानित एकता प्रदान की जाती थी, और मतलब अनुदान के रूप में, ग्रांट के रूप में दे दिया जाता था भूमि का टुकड़ा, ठीक, एकता मतलब भूमि का टुकड़ा, ठीक। तो ये किसको दी जाती थी, ये विद्वानों को दी जाती थी, है ना, कवियों को दी जाती थी, है ना, सूफी संतों को दी जाती थी, ठीक है, और भूतपूर्व सैनिकों को दी जाती थी, भूतपूर्व सैनिकों को ये एकता दी जाती थी, ठीक है। और इनसे कोई इनकम केंद्र नहीं लेता था, मतलब ग्रांट में दे दिया, अनुदान दे दिया। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी एकता से केंद्र को इनकम होती थी, तो याद रखिएगा प्रशासनिक एकता से होती थी, अनुदानित एकता से नहीं होती थी। क्लियर बात। तो कुल मिलाकर ये ग्रांट के रूप में दे दिया जाता था इनको। अब देखिएगा, जब अलाउद्दीन खिलजी आता है, ध्यान से समझना, अलाउद्दीन खिलजी, इसने क्या किया, जो अनुदानित एकता थी ये खत्म कर दी, ये खत्म कर दी, और जिनको अनुदान के रूप में एकता दी गई थी उनकी भूमि इसने वापस ले ली, और वो भूमि खालसा भूमि में शामिल कर दी। ध्यान से समझना, जो अनुदानित एकता थी वो छीनकर इल्तुतमिश ने उसको पुनः खालसा भूमि में डाल दिया। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा खालसा भूमि का विस्तार किसके काल में हुआ, तो सबसे ज्यादा खालसा भूमि का विस्तार किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों, क्योंकि जितनी भी अनुदानित एकता थी वो सब छीनकर उसे खालसा भूमि में डाल दिया। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमने आपको पूरा बताने का प्रयास किया कि इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली के माध्यम से दिल्ली सल्तनत को कैसे स्ट्रॉन्ग किया और कैसे वो रियल फाउंडर बन जाता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या होती है आपको तो आप आगे हमसे डिस्कस करेंगे, तो हम आपको इसे और क्लियर कर देंगे। यदि कोई समस्या होती है, वैसे होनी नहीं चाहिए। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू।